नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी से इकाई दूसरी और वहाँ से दूसरा लेसन में बर्तन मांजूंगा यह लेकर आई हूँ, जिसे कि हमराज भट्ट बाल सखा जी ने लिखा हुआ है। आइए हम गद्य के संबंध में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कथात्मक कहानी है ये, यानी आत्मकथा है ना, स्वयं के बारे में लिखा हुआ है ना, इस बारे में कहानी है। इसमें स्वयं या कहानी का कोई पात्र मैं के माध्यम से पूरी कहानी का आत्मचित्रण करता है, स्वयं के बारे में जो है बताता है। मैं करके इसकी शुरुआत जो है होती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समय की बचत, समय के उचित उपयोग एवं अध्ययनशीलता जैसे गुणों को दर्शाया हुआ है। ठीक है, हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। अब देखिए, बचपन में कोर्स से बाहर की कोई पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं थी, कोई पत्र पत्रिका या किताब पढ़ने को मिल नहीं पाती थी। यानी यहाँ लेखक बता रहा है कि उनके पास में मतलब जो कोर्स की किताबें, पढ़ाई की किताबें रहती थी, उसके अलावा उन्हें कोई दूसरी किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी, कोई दूसरी मिल भी नहीं पाती थी। गुरुजी के डर से पाठ्यक्रम की कविताएं मैं रट लिया करता था। यानी गुरुजी यानी टीचर के डर से जो उनके सिलेबस में जो भी कविताएं होती थी, पोएम्स होती थी, उनको रट लिया करता था। कभी अन्य कुछ पढ़ने की इच्छा हुई तो अपने से बड़ी कक्षा के बच्चों की पुस्तकें पलट लिया करता था, है ना। और कुछ पढ़ने की इच्छा हो जाए तो दूसरों की किताबें, बड़े बच्चों की, है ना। पिताजी महीने में 1 या 2 पत्रिका या किताब अवश्य ले आते थे, किंतु वह उनके ही स्तर की हुआ करती थी। वो जो किताबें लाते थे तो वो बड़े लोगों की हुआ करती थी, उनको उन किताबों में बच्चों के लायक कुछ होता नहीं था। इसे पलटने की हमें मनाही हुआ करती थी। उन किताबों को हाथ लगाने की, उन्हें पलटने की, उन किताबों में देखने की कि क्या लिखा है, इसकी मनाही हुआ करती थी। तो अपने बचपन में तीव्र इच्छा होते हुए भी कोई बाल पत्रिका या बच्चों की किताब पढ़ने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। यहाँ लेखक बता रहे उन्होंने कोई किताब जो है बच्चों की होती है जो वो बचपन में नहीं पढ़ी है। तो 8वीं पास करके जब 9वीं कक्षा में भर्ती होने के लिए मुझे गाँव से दूर एक छोटे शहर भेजने का निश्चय किया गया तो मेरी खुशी का पारावार ना रहा। यानी उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। पारावार नहीं रहना यानी सीमा नहीं रहना, है ना। उसको बहुत अत्यधिक उस चीज़ की खुशी हो गई। तो नई जगह पर नए लोग, नए साथी, नया वातावरण, घर के अनुशासन से मुक्त, घर में जो रोका टोकी होती है उससे मुक्त, इतने बजे उठो, इतने बजे पढ़ो, इतने बजे नहाओ, इतने बजे खाओ, है ना। अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास। अब उसको जब बाहर जाने लगा तो जिम्मेदारी का एहसास होने लगा कि वहाँ जाके जो है सारे कार्य, अपने जो स्वयं के कार्य स्वयं को करना पड़ेंगे, है ना। स्वयं खाना बनाना, खाना, अपने बहुत से काम खुद करने की शुरुआत, इन बातों का चिंतन भीतर ही भीतर आह्लादित कर देता था। वो बस जाने के पहले यही सपने देखता रहा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो अपना खाना मुझे खुद स्वयं बनाना है, खाना है, उसके बाद में ये काम करना है, वो काम करता है। ये सब सोच के, ये सब जो वो मन में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, इसके कारण जो है वो स्वयं ही भीतर जो है खुश हो रहा है, आह्लादित हो रहा है, उत्साहित हो रहा है ना। माँ, दादी और पड़ोस के बड़ों की बहुत सी नसीहतें यानी क्या, उनको दी हुई सीख, उपदेश, है ना, और हिदायतें, यानी ये करना, ये न करना, सूचनाएं, जिसको निर्देश, सूचना बोल सकते हैं। इसके बाद में पहली बार शहर पढ़ने गया, यानी बहुत सारी उपदेश उसको दिए गए, नसीहतें दी गई। अच्छा, पहले क्या होता था, आस पड़ोस के लोग भी, अगर कोई बच्चा बाहर जा रहा हो तो वो भी अपनी तरफ से जो है 2-4 बातें बता दिया करते थे। आजकल तो इससे कोई समय रहा नहीं है। अब घर के ही लोगों, बाहर के लोगों का हम मुंह भी नहीं देख पाते हैं, है ना। तो हम तीनों ने एक साथ कमरा लिया और साथ साथ रहने लगे। यानी उनके साथ में उनके गाँव के 2 साथी और गए थे, तीनों मिल के रहने लगे। हमारे ठीक सामने 3 अध्यापक रहते थे। पुरोहित जी जो हमें हिंदी पढ़ाते थे, खान साहब बहुत विद्वान और संवेदनशील अध्यापक थे, वह भूगोल के अध्यापक थे, किंतु संस्कृत छोड़कर वे हमें सारे विषय पढ़ाया करते थे। और तीसरे अध्यापक विश्वकर्मा जी थे, जो हमें जीव विज्ञान पढ़ाया करते थे। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके जो टीचर है वो उनके ठीक घर के सामने वाले घर में रहते थे और वो तीनों इकट्ठे मिलकर रहते थे। इसमें एक पुरोहित जी थे, उसके बाद में एक खान साहब थे और एक जो है विश्वकर्मा साहब थे। वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे ये यहाँ बताया गया। और वे जो खान साहब है वो संस्कृत छोड़ के सारे विषय पढ़ा देते थे। वैसे वो भूगोल के टीचर थे। तो गांव से गए हम तीनों विद्यार्थियों में उन तीनों अध्यापकों के बारे में पहली चर्चा यही रही कि वे तीनों साथ साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम, यानी खान जो है वो मुस्लिम है ना, और बनाते खाते हैं ऐसा। तो जब यह ज्ञान हो गया कि शहर में गाँव जैसा ऊंच नीच या जात पात का भेदभाव नहीं होता, तब उन्हीं अध्यापकों के बारे में एक दूसरी चर्चा हमारे बीच में होने लगी। धीरे धीरे उन्हें पता पड़ गया कि जब हम शहर में आते हो तो यहाँ पे कोई जाति पाति को नहीं मानता, कोई ऊंच नीच को नहीं मानता है, इसलिए यहाँ सब लोग मिलकर और अच्छे से रहते हैं। तब यहाँ पे दूसरे तरीके की बातें उनके बीच में होने लगी उन टीचर्स को लेके। अब होता क्या था, होता यह था कि विश्वकर्मा सर जो है रोज सुबह शाम क्या करते थे, बर्तन मांजने का कार्य करते थे, है ना। विश्वकर्मा सर जो है उनके हिस्से में बर्तन मांजने का कार्य करते थे, बर्तन मांजते हुए दिखाई देते। खान साहब या पुरोहित जी को हमने कभी बर्तन धोते हुए नहीं देखा। और जो विश्वकर्मा जी थे वे उम्र में सबसे छोटे थे। हमने सोचा कि
शायद इसलिए उनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं कि भाई वही छोटे हैं और स्वयं दोनों गुरुजी खाना बनाते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, लेकिन वे बर्तन मांजने के लिए तैयार होते क्यों हैं। यानी बच्चे सोच रहे थे कि क्यों ये सर अपनी बेइज्जती करवाते हैं, क्यों बर्तन मांजने के लिए तैयार होते हैं। हम तीनों में तो बर्तन मांजने के लिए रोज़ की लड़ाई हुआ करती थी। यानी ये दोस्त लोग जो तीनों हैं गाँव से शहर गए, ये तीनों तो रोज़ लड़ते थे कि भाई मैं बर्तन नहीं मांजूंगा, मैं बर्तन नहीं मांजूंगा। मुश्किल से ही कोई बर्तन धोने के लिए राजी होता था। अब विश्वकर्मा सर को और शौक था पढ़ने का। यानी विश्वकर्मा सर जो थे उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं उन्हें जब भी देखता पढ़ते हुए देखता, गजब के पढ़ाकू थे, एकदम किताबी कीड़ा। धूप सेक रहे हैं तो हाथों में किताब खुली है, टहल रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। स्कूल में भी खाली पीरियड में उनकी मेज पर कोई ना कोई पुस्तक खुली हुई रहती। विश्वकर्मा सर को ढूंढना हो तो वे पुस्तकालय में अर्थात लाइब्रेरी में ही मिलेंगे। उन्हें पढ़ते देखकर मन में बहुत ललचाया करता है, क्योंकि इसको भी बचपन में जो है पढ़ने की लेखक को बहुत इच्छा रहती थी, तो इनका मन जो है बहुत ललचाने लगता था। उनके मन में जाने और उनके कमरे में जाने और उनसे पुस्तकें मांगने का साहस नहीं होता था। उनके कमरे में तो बहुत किताबें थी, लेकिन इनका वहाँ जाकर हिम्मत नहीं होती थी, साहस यानी हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ जाकर उनसे मांग ले, क्योंकि कहीं धुड़क न दे कि कोर्स की किताबें पढ़ो। यानी कहीं अगर मांगने चाहे तो उनको धुड़क न दे, यानी डांट न लगा दे, फटकार न लगा दे कि भाई कोर्स की किताबें पढ़ा करो, दूसरी किताबें पढ़ने में क्या रखा हुआ है, पढ़ाई की किताबें पढ़ा करो, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए वो डर जाते थे। बस उन्हें पढ़ते देखकर, उनके हाथों में रोज नई नई पुस्तकें देखकर मैं ललचा कर रह जाता, यानी मन उसका ललचा जाता उन किताबों को पढ़ने के लिए। कभी कभी मन करता कि जब बड़ा होऊंगा तो गुरुजी की तरह ढेर सारी किताबें खरीद कर लाऊंगा और ठाठ से पढ़ूंगा, यानी बड़े इससे अकड़ के साथ में पढ़ूंगा, तब कोर्स की किताबें पढ़ने का झंझट भी तो नहीं होगा। एक दिन धुले बर्तन भीतर ले जाने के बहाने में उनके कमरे में चला गया, देखा तो पूरा कमरा पुस्तकों से भरा हुआ था। अब जैसे ही वो विश्वकर्मा सर जी के रूम में गए, एक दिन इस बहाने से कि चलो भाई बर्तन जो उनके बाहर धुले हुए, तो ये सर मैं आपके बर्तन अंदर रख देता हूँ करके उनके पास में गए। और जब कमरे के अंदर जाके देखे तो क्या पूरा कमरा जो है पुस्तकों से भरा हुआ था। उनके कमरे में अलमारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जमीन पर ही पुस्तकों की ढेरियां बनाकर रखी थी, कुछ चारपाई पर, कुछ तकिए के पास और कुछ मेज पर करीने से रखी हुई थी, करीने से यानी तरीके से व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी। मैंने बर्तन एक और रखे और स्वयं उस पुस्तक प्रदर्शनी में खो गया, यानी इतनी सारी किताबें थी कि वो पुस्तक की प्रदर्शनी के समान लग रहा था। मुझे गुरुजी का ध्यान ही नहीं रहा। जो मेरे साथी खड़े मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, यानी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। मैंने एक पुस्तक उठाई और इत्मीनान से उसका एक एक पृष्ठ पलटने लगा। पृष्ठ यानी पन्ना, है ना। गुरुजी ने पूछा पढ़ोगे? मेरा ध्यान टूटा और कहा जी हाँ पढ़ूंगा। उन्होंने तत्काल छांटकर एक पतली सी पुस्तक मुझे दी और कहा इसे पढ़ाकर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। तो उसके तो मन की बात हो गई लेखक के। लेखक ने सोचा बड़ी अच्छी बात है, मुझे किताबें भी मिल जाएंगी, पढ़ना भी हो जाएगा। मेरे हाथ जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। लेखक को ऐसा लगा कि उनके हाथों में जो है कोई खजाना ट्रेजर लग गया हो, है ना। वह पुस्तक मैंने एक ही रात में पढ़ डाली। उसके बाद गुरुजी से लेकर पुस्तकें पढ़ने का मेरा यह क्रम चल पड़ा, यानी रोज फिर वो किताबें पढ़ता, वापस पढ़ने के बाद में देने जाता और दूसरी किताब ले आता। मेरे साथी मुझे चिढ़ाया करते थे कि मैं इधर उधर की पुस्तकों में समय बर्बाद करता हूँ। अब जो दोस्त है वो लोग बोलते कि अरे तुम फालतू की किताबें पढ़ के अपना समय बर्बाद करते हो, किंतु वे मुझे पढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। लेकिन फिर भी जब वो ऐसा बोलते थे बर्बाद करते हो, तो एक तरीके से वो उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही किया करते थे, उसका उत्साह ही बढ़ाया करते थे, उत्साहवर्धन ही किया करते थे। वे कहते हैं जब कोर्स की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उब जाओ तब झट कोई बाहरी पुस्तक पढ़ा करो, विषय बदलने से दिमाग में ताजगी आ जाती है। क्योंकि ये एक तरीका अच्छा है कि जब पढ़ते पढ़ते हम उब जाते हैं तो उस किताब को छोड़ के हमें कोई दूसरी जो हमारे मन को अच्छी लगे, रुचि करे, ने हमारे मन हमको जिसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो, ऐसी किताबें हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम विषय बदल जाए तो हमारे दिमाग में जो है फिर से ताजगी आ जाती है, अर्थात हम फिर से जो है फ्रेश फील करते हैं। इस प्रयोग से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ गई। अब ऐसा प्रयोग करने से लेखक को पढ़ने में और ज़्यादा रुचि आ गई, और भी विषय याद रहने लगे। वे स्वयं मुझे ढूंढ ढूंढ कर किताब देते, यानी अच्छी अच्छी किताबें निकाल कर उनको देते, पुस्तक के बारे में बता देते कि अमुक पुस्तक में क्या क्या पठनीय है, और सर उनको ये भी बता देते कि अमुक यानी इस पुस्तक में ये सब चीज़ें जो है पढ़ने के लायक है, ये पढ़ लो। इससे पुस्तक पढ़नी यानी पढ़ने लायक है ना, इससे पुस्तक को पढ़ने की रुचि और बढ़ जाती, क्योंकि सर जो है पहले से जो हमें संक्षिप्त में बता दिया करते कि भाई ये पढ़ लिया करो, तो और ज़्यादा रुचि बढ़ जाती। इसके अंदर ये लिखा है, इसके अंदर वो लिखा है, तो और रुचि बढ़ जाती। कई पत्रिकाएं उन्होंने लगवा रखी थी, उसमें बाल पत्रिकाएं भी थी। अब उन्होंने उनके घर पे कई मैगजीन्स आती थी, उसमें बाल पत्रिकाएं बच्चों की भी आती थी। उनके साथ रहकर 12वीं कक्षा तक मैंने खूब स्वाध्याय किया, यानी खूब अध्ययन किया, खूब पढ़ाई की। धीरे धीरे हम मित्र हो गए। अब सर के साथ में उसका जो संबंध है वो मित्रवत हो गया था, है ना। अब मैं निसंकोच उनके कमरे में जाता और जिस पुस्तक की इच्छा होती पढ़ता और फिर लौटा देता, यानी निसंकोच यानी बेधड़क, बिना रोक टोक के, है ना। तो या फिर विदाउट हेजिटेशन, है ना, वो विदाउट हेजिटेशन
हेजिटेशन उनके कमरे में जाते और जो इच्छा होती वो किताब ले लेते और पढ़ के फिर वापस में उसको लौटा देते। उनका वह बर्तन धोने का क्रम ज्यों का त्यों बना रहा। अब लेखक ने देखा कि इतने समय से वो सबके सानिध्य में आ गए, उनके मित्र भी बन गए, और लेकिन जो सर है उनका वो बर्तन मांजने का धोने का जो कार्य है वो वैसा का वैसे ही बना रहा। अब उनके साथ मेरा संकोच बिल्कुल दूर हो गया था, यानी अब वो सर से जो है अच्छे से बात कर सकते थे। तो उनका जो है हेजिटेशन एकदम दूर हो गया था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, सर आप केवल बर्तन ही क्यों धोते, दोनों गुरुजी खाना बनाते और आपसे बर्तन धुलवाते, यह भेदभाव क्यों? तो वे थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कारण जानना चाहोगे? मैंने कहा जी। उन्होंने पूछा, भोजन बनाने में कितना समय लगता है? तो मैंने कहा करीब 2 घंटे, और बर्तन धोने में? तो मैंने कहा यही कोई 10 मिनट। तो फिर बस यही कारण है, उन्होंने कहा और मुस्कुराने लगे। मेरी समझ में नहीं आया तो उन्होंने विस्तार से समझाया, देखो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं बर्तन इसलिए धोता क्योंकि खाना बनाने में 2 घंटे लगते हैं और बर्तन धोने में सिर्फ 10 मिनट। ये लोग रसोई में 2 घंटे काम करते हैं, स्टोव का शोर सुनते हैं, धुआं अलग से सूंघते हैं। मैं 10 मिनट में सारा काम निपटा देता हूँ और 1 घंटा और 50 मिनट की बचत भी कर लेता हूँ, और इतनी देर तक मैं पढ़ता हूँ। जब जब हम तीनों में काम का बंटवारा हुआ तो मैंने ही कहा कि मैं बर्तन मांजूंगा। वे भी खुश और मैं भी खुश, है ना? अच्छी बात है। समय के सदुपयोग की बात बताएगी। समय हम किस तरीके से बचा सकते हैं। कोई भी कार्य यहाँ पे छोटा या बड़ा नहीं होता। कार्य हम कोई भी करे, हर काम का उतना ही महत्व है, क्योंकि हर एक काम स्टेप बाय स्टेप होता है। एक काम जब तक पूरा न हो तब तक दूसरा होगा ही नहीं, और जब तक दूसरा न हो तब तक तीसरा नहीं होगा, और फिर जब तक तीसरा नहीं हो तब तक फिर से पहला काम हो ही नहीं सकता। इस तरीके से जो है यहाँ पे बताया गया है कि काम के महत्व के साथ साथ में हमें ये भी बताया गया कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। उनका समय बचाने का यह तर्क मेरे दिल को छू गया। उस दिन के बाद मैंने भी अपने साथियों से कहा कि मैं दोनों समय बर्तन धोया करूंगा, वे खाना पकाया करे। वे तो खुश हो गए और मुझे मूर्ख समझने लगे कि अरे ये तो मूर्ख है, बर्तन मांजेगा, जैसे हम विश्वकर्मा सर को समझते थे। लेकिन मैं जानता था कि अब मूर्ख कौन है। विद्यार्थियों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। कोई भी कार्य जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। पढ़ाई में अपनी रुचि को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, पढ़ाई अगर आपको बोरिंग लगने लगे तो किस तरीके से दूसरे विषय, आपके रुचिकर विषय, आपके मन को जो अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग आपके जो सब्जेक्ट हो उसके जो बुक्स आप दूसरी भी पढ़ सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को जगाकर और पढ़ाई में भी आप फ्रेश फील कर सकते हैं। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि मैं बर्तन मांजूंगा यह अध्याय जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करूँगी। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और क्योंकि ये क्वारंटाइन के टाइम में मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रही हूँ, ये मटेरियल आपको बहुत ईजी अच्छे से अवेलेबल हो रहा है। इसको आप अच्छे से पढ़िए। बस मेरा उद्देश्य यही है कि खूब अच्छे से पढ़िए। कहीं आपके मन में ये चीज़ न रह जाए कि मेरे तो स्कूल ही चालू नहीं थे इसलिए मैं कर नहीं पाया, मेरे तो स्कूल ही नहीं गया तो मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। स्कूल की पढ़ाई एक अलग ही होती है। मैं आपको बिल्कुल स्कूल की तरीके से पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक एक लाइन, एक एक शब्द, हर चीज़ को मैं और आपकी किताब में से जानबूझ के पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप स्कूल में हैं और आपकी किताब आपके सामने रखी हुई है और आप उसमें से पढ़ रहे हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं आपको आपकी किताब में से पढ़ा रही हूँ। तो विद्यार्थियों, अच्छे से समझ में आया होगा, यही मुझे पूरी उम्मीद है। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।